चलो आप देखो, कैंसर की बात करते हैं भाई। सिंपल अगर एक सेंटेंस में डेफिनेशन देनी हो कैंसर की तो बोलो क्या दे सकते हो? यस, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, नॉट ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, है ना। मतलब जो सेल डिवीजन हमारे कंट्रोल में, मतलब बॉडी के जो कंट्रोल सिस्टम रहते हैं लेकिन उसके कंट्रोल में है ही नहीं, खत्म। दिस इज कॉल्ड कैंसर। अब जाहिर सी बात है कि लेट्स से यहाँ पर स्क्रैचेस हुआ हाथ में कोई, अगर तुम्हारे 100 सेल डैमेज हुए तो कितने बनने चाहिए भाई? 100। लेकिन उसकी जगह 10,000 बन जाए तो वहाँ पर गांठ हो जाएगी, ट्यूमर हो जाएगी, है ना। तो यही कैंसर है, ये अच्छी बात नहीं है। आप कहोगे सर अच्छी बात क्यों नहीं है, वो तो डिवाइड ही तो हो रहा है। लेकिन दूसरे जो काम के सेल है बेचारे, उनको जो खाना पीना चाहिए मटेरियल, वो सारा कौन छीन लेगा? ये कैंसरस सेल छीन लेंगे, है ना। तो ये हो गई डेफिनेशन कैंसर की। तो मेजर कॉज ऑफ डेथ का बहुत बड़ा रीज़न है पूरे वर्ल्ड में, मोर देन 1 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअल। लाखों, मिलियन लिखा है कि मिलियंस लिखा है, मिलियन तो कई, मिलियन मीन्स 10 लाख, करीबन 10 लाख लोग इससे इस डिजीज़ की चपेट में और मर भी रहे हैं। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। देखो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो जो नॉर्मल सेल होते हैं ना जो, अच्छा कैंसर किस में होता है? तो हमने ये कहना, उसका आंसर आएगा इन नॉर्मल सेल। कैंसरस सेल में तो ऑलरेडी कैंसर है ना, किस में होता है तो आंसर क्या आएगा? ये भी एक MCQ पूछा जा चुका है भाई, विच सेल अफेक्टेड थ्रू कैंसर, तो उसमें कई अलग अलग करके, तो उसमें आंसर क्या आएगा? हाँ, नॉर्मल को ही तो ये होता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसका रीज़न है क्योंकि एक ऑन्कोजीन रहता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। अभी आगे डिस्कस करते हैं। उसका जो ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल है भी नहीं, मतलब हाँ, कैंसर થઈ ગયા પછી ट्रांसफॉर्मेशन। देखो नॉर्मली जो हमारा मेन DNA है ना भाई, है ना, तो इसमें एक ऑन्कोजीन भी रहता है। कौन सा जीन क्या हो तो हमको पता है। ऑन्कोजीन नॉर्मली साइलेंट मोड में रहता है, लेकिन कभी कभार अगर वो जग गया तो फिर वो पूरे सराउंडिंग सेल को क्या कर देता है? कैंसर कर देता है। चलो इसका जो कंट्रोल इन ट्रीटमेंट हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। बायोलॉजी और मेडिसिन में कैंसर को लेकर के, मतलब ये फील्ड जो कैंसर डिजीज़ है, तो अपने फील्ड के अंदर बहुत बड़ा रिसर्च माना जाता है, क्योंकि डिजीज़ भी तो बहुत बड़ा है और इस पर रिसर्च हुआ तभी तो लोगों को पता चला कि ऐसा कोई डिजीज़ है और इसको ऐसा क्योरेबल, और कैंसर क्योरेबल है, मतलब है ना, कि अगर उसका गांठ हो गया नोड तो उसको हटा देते हैं, और भी कीमोथेरापी। तो हमने इसमें अभी देखना है कैसे होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो वही है, देखो इसी को तुम क्या हेडिंग दे सकते हो? टाइप्स ऑफ कैंसर। यस, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैंसर है। देखो पहले तो एक वर्ड यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेट्स से ये नॉर्मल सेल्स है सारे। अब ये नॉर्मल सेल, स्किन के सेल कोई भी तुम ले लो, है ना, ये नॉर्मल सेल एक मशीनरी है अपनी बॉडी के अंदर। अब वो क्या है, केमिकल है, कोई फिजिकल चीज़ है, वो एक क्वेश्चनेबल है, लेकिन एक मशीनरी है जो अपने नॉर्मल सेल को, एक मतलब मैनेजर ही कह दो इसको, क्या अपनी बॉडी में एक मैनेजर। अब वो केमिकल है कि फिजिकल है उसमें अभी हमने जाना नहीं है, वो कंट्रोल करता है नॉर्मल सेल को। लेट्स से चलो 10 सेल डैमेज हुए तो नए कितने बनाएगा? 10 ही बनाएगा। लेकिन अगर एक कंट्रोल मैकेनिज्म टूट गई, कांटेक्ट जो कंट्रोल मशीनरी है हमारी उसके साथ नॉर्मल सेल का कांटेक्ट अगर टूट गया, तब फिर वो नॉर्मल सेल कंट्रोल में रहने वाले नहीं। ये कैसे होता है? जैसे सिपाही सब है, सोल्जर्स, उसको अगर आदेश मिले कि तुम्हें इतना ही वेपन निकालना है, इतनी गोलियां चलानी है, कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर कांटेक्ट टूट गया और युद्ध जारी है और सब सामने बोले कांटेक्ट ही नहीं हो रहा और चलो, तो फिर धूम मचा देंगे ना भाई। तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पर कि भाई कांटेक्ट टूट गया,
कंट्रोल मशीनरी जो अपनी है उसके साथ अगर कॉन्टैक्ट टूट गया तो इसको क्या बोलते हैं, टूटने को इनहिबिट होना। तो क्या बोला बोलो तो कॉन्टैक्ट इनहिबिट बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, है ना। तो इससे क्या होगा भाई, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। तो कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होता। कौन सा कैरेक्टर नहीं होता, कंट्रोल होकर के डिवाइड होना, एक कैरेक्टर इसमें नहीं है। तो अनकंट्रोल होकर के डिवाइड होता है ना, कंट्रोल में नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, बहुत बड़ी ट्यूमर बहुत सारे सेल डेवलप होंगे और बड़ी ट्यूमर बन जाएगी। अब ट्यूमर का दो टाइप है, कौन सा है, एक है बेनिंग ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट। तो बेनिंग ट्यूमर को क्या कहा है, रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, साध्य गांठ, बेलिया साध्य। बेनिंग ट्यूमर कहाँ पर रहती है भाई, एक ही जगह पर रहती है, वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो घूमती रहती है। तो खतरनाक कौन होगा, यस। अब मैलिग्नेंट का क्या है कि वो एक जगह पर स्टेबल नहीं है, तो दूसरी जगह पर जाएगी तो वहाँ के जो सेल्स है उसको भी तो कैंसरियस सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो ये ज़्यादा खतरनाक। ऑन द अदर हैंड, है ना, ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। तो देखो, तो इसको हम नियोप्लास्टिक सेल्स भी बोल सकते हैं, नियोप्लास्टिक ट्यूमर, है ना, दूसरा नाम है इसका, ये मैलिग्नेंट का, असाध्य का, नियोप्लास्टिक गांठ। वेरी इंपॉर्टेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरा नाम है नियोप्लास्टिक। These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues as these cells actively divide and grow। देखो, अब जाहिर सी बात है अपने सराउंडिंग जो टिश्यू उसको डैमेज करेंगे। और दूसरी बात है कि एक्टिवली ज़्यादा लाव मतलब जो इंसान ने खाया वो सारे सप्लीमेंट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जितना भी हम खा रहे हैं अपने फूड के अंदर, वो सारे सप्लीमेंट नॉर्मल सेल्स को भी पहुंचने चाहिए। अब यूँ कहो कि यहाँ पर एक गंगा बह रही, गंगा मीन्स अपना ब्लड वेसल, यहाँ पर है नॉर्मल सेल और यहाँ पर है कैंसरस सेल्स। अब आप मुझे कहो कि यहाँ पर जो ग्लूकोज जा रहा है वो ग्लूकोज मिलेगा किसको, मिलना किसको चाहिए, नॉर्मल सेल को, लेकिन मिलेगा किसको, क्योंकि ज़्यादा खींच कौन रहा है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। तो ब्लड वेसल को लगेगा कि भाई चलो, और जाहिर सी बात है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी बोले तेरे पास 2 ग्लूकोज तो है, यहाँ पर तो सीधा एक ग्लूकोज आए तो सफा चट, तो जितना भी मटेरियल है वो सारा किसको मिलेगा। तो इससे क्या होगा, बेचारे जो नॉर्मल सेल है ना, स्टारवेशन की वजह से मर जाएंगे, है ना, एक वर्ड यूज हुआ होगा। चलो अभी पढ़ ले। तो अभी ये समझो कौन से, इसकी वजह से क्या हो गया, नॉर्मल सेल जो स्टारवेशन मीन्स और भूख मरा, उसको खाना पीना मिलेगा नहीं, तो नॉर्मल सेल कुछ ऐसे मर जाएंगे। चलो फिर यहाँ पर क्या जो एक्सप्लेनेशन, एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द यस, यहाँ पर ही वर्ड है, नॉर्मल सेल को भूखे ही मार देते हैं बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। तो कंपटीशन होगा ना भाई, तो कंपटीशन में ज़्यादातर तो इसके पास ही जाना है। सेल्स स्लव फ्रॉम सच ट्यूमर्स reach distant sites through blood in varies. They metastasis is the most fear property of the yes, रुको ये हो गया, they get lodged in the body, they start new, yes। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना उसके बारे में क्या कहा, सेल बड़े होते हैं, डिवाइड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर चिपक जाते हैं और वहाँ पर फिर वो डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। तो इसको, इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है भाई, मेटास्टे। ये लॉज का मतलब क्या हो, मतलब एक जगह पर स्थापित हो गए ना, अब वहाँ पर डिवाइड हुए, आगे बढ़े, वहाँ पर स्थापित हुए, वहाँ पर डिवाइड हो गए। तो इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट। तो ये जो घूमने का कैरेक्टर है ना भाई मैलिग्नेंट का, यही तो सबसे डेंजर चीज़। जो आपने पहला ट्यूमर देखा कौन सा, बेनिंग ट्यूमर, वो क्या इतना डेंजर है नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है। चलो तो ये हो गया टाइप्स के बारे में बात। अब यहाँ पर कॉजेस ऑफ कैंसर की बात करते हैं। तो देखो 3-4 शायद है रीज़न। तो पहले तो जिस किसी भी एजेंट से कैंसर होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं, ये केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। तो देखो पहला हमने इसमें देखना है फिजिकल, भौतिक कारण। दूसरा फिर हमने देखना है बायोलॉजिकल, यहाँ पर लिखा है इनफैक्ट फिजिकल, फिर केमिकल, तीसरा
बायोलॉजिकल। तो फिजिकल के अंदर दो तरह के अपने रेज है, एक है यूवी एंड एक है एक्स रेज। तो देखो आयोनाइजिंग है और दूसरे नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग में कौन सा है, एक्स रे, और इसमें यूवी। अब देखो आपको लगेगा सर कि ये रे वगैरह कैसे कैंसर करते हो, तो देखो ये डीएनए है। अब डीएनए में हमने पढ़ा है कि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है कि नहीं, दो बेस पेयर के बीच में। तो यूवी रेज आकर के क्या करेगा, वो बेस पेयर को तोड़ देगा। अब जाहिर सी बात है वो टूट गई तो नहीं तो कोई आनी चाहिए, अच्छा वहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बेस पेयर आ गई तो डीएनए में क्या हो गया, म्यूटेशन, और म्यूटेशन में ब्रिंग कैंसर। म्यूटेशन क्या ला सकता है भाई, कैंसर। समझ में आया। नॉट ओनली यूवी, एक्सरे भी यही काम करता है। देखो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना उनको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस, रेडियोलॉजिस्ट। तो आपको सर एमबीबीएस के बाद 3 साल और वो सुपर स्पेशलिटी के 2 साल अलग, ऐसे एमबीबीएस के बाद 5 साल पढ़ाई करने के बाद कैंसर करने के लिए पड़ेगा, लेकिन वो कांटेक्ट में रहते हैं। खैर वो सब कपड़े वगैरह पहनते हैं, सिक्योरिटी सब, लेकिन बावजूद उसके कांटेक्ट में तो रहते। अब रेडियोलॉजिस्ट तो कोई करता नहीं एक्सरे, वो टेक्नीशियन ही होते हैं ना, वो थोड़ी ना मशीन के पास घुसेगा, उनको तो सिर्फ साइन करनी है रिपोर्ट पर। तो खैर एक्सरे के कांटेक्ट में अगर हम ज़्यादा रहेंगे तो ये हो सकता है। तो ये तो फिजिकल हो गया ना भाई, इसमें कोई केमिकल है क्या, रे थोड़ी केमिकल है, फिजिकल हो। दूसरा बायोलॉजी केमिकल, तो केमिकल के अंदर हमने कहना है ये बायोलॉजिकल है। यस, जो नॉर्मली टोबैको है ना, तो उसके अंदर ऐसे कार्सिनोजेंस केमिकल्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं कि जो इंसान को कैंसर कर सकते हैं। ये कौन सा हो गया बोलो तो, केमिकल। फिर तीसरा बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल के अंदर कौन सा है, सेल्यूलर ऑन्कोजिन। बोलो तो कौन सा है, सेल्यूलर ऑन्कोजिन। मतलब सेल के अंदर ही जो ऑन्कोजिन है वही नॉर्मली कैसा रहता है, वो इनएक्टिव। उसका इनएक्टिव जो फॉर्म है उसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजिन। वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब के अंदर कौन सा ऑन्कोजिन है भाई, प्रोटो ऑन्कोजिन। नॉर्मल इंसान के अंदर प्रोटो ऑन्कोजिन है। अगर ये जग गया, एक्टिव हो गया, तो फिर ये ऑन्कोजिन हो जाता है और जो इस डिजीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। चलो फिर ये लिख लिया, ऐसे ही इसको नोट्स लिखने हैं ना। बोलो तो 3 रीजन, फिजिकल, केमिकल एंड। अब फिर हमने देखना है डिटेक्शन और डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब टेस्टिंग होता है ना, निदान, सारवार नहीं। क्या निदान, निदान का मतलब सारवार नहीं है, निदान मीन्स टेस्टिंग करना, डायग्नोसिस। भाई हाउ कैन वी डिटेक्ट कि भाई समवन इज फेसिंग दिस डिजीज़ और नॉट, कि इसको डिजीज़ है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो अलग अलग तरीके हैं इसके पीछे। देखो ए भी एमसीक्यू आ गया नीट के अंदर। तो एक तो है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी मीन्स व्हाट, वो कोई भी देखो यस टिश्यू ले लेते हैं और टिश्यू का सेक्शन लेना उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू लेना, काटना, उसको हमने क्या कहना है, बायोप्सी। फिर उसको अगर स्लाइड पे आप रख करके ऑब्जर्व करते हो तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी, उसको ऑब्जर्व करना। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को लीवर का हो गया तो भाई लीवर का छोटा सा सेक्शन लेकर के वो स्लाइड में ऑब्जर्व करें। अब मैं और आप देखोगे तो हमें पता चलेगा नहीं, इसका जो स्पेशलिस्ट है अगर वो देखेगा सेल को तो पता चल जाएगा हाँ भाई ये कैंसर है इसको। यूँ बाकी हमें तो नॉर्मल ही लगेगा। यूँ स्लाइड में आप देखोगे नंबर ऑफ सेल, हमें थोड़ी ना पता होता है कि इतने एरिया के अंदर इतने सेल होने चाहिए। तो एक ये है। फिर दूसरा ये हिस्टोपैथ मतलब वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना, बताया ना मैंने आपको, वो पैथोलॉजिस्ट कर सकता है, मैंने कहा ना, हर कोई वो चीज़ नहीं कर सकता है। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी जैसे एक्सरे हो गया, फिर सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक छोटी सी मशीन रहती, और एमआरआई बहुत बड़ी मशीन रहती है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई वो उसका रिपोर्ट का ही 7-8 हज़ार रुपया चलता है। इंसान को 30 मिनट 1 घंटा रहने देते हैं उसके अंदर, फिर वो पूरा स्कैन होता है। नॉर्मली कोई भी रिपोर्ट काम नहीं आए ना तब एमआरआई काम आता है, क्योंकि एमआरआई पूरी बॉडी को स्कैन करता है, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एमआरआई है ना उसके अंदर भी कौन से रेज यूज़ होते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी की बात करें, कंप्यूटर टोमोग्राफी में कौन से होते हैं, एक्स रेज यूज़ होते हैं। फिर एमआरआई में क्या यूज़ होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो बोलो नॉन आयोनाइजिंग मीन्स व्हाट, आयोनाइजिंग में कौन सा देखा हमने,
नॉन आयोनाइजिंग में यूवी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से नीट में क्वेश्चन था कि सिटी स्कैन में कौन सा रे यूज़ होता है? एक्सरे। मशीन होती है वो एक्सरे पास करती है। एमआरआई में कौन सा यूज़ होता है? मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग। मीन्स अगर नॉन आयोनाइजिंग वर्ड वो ऑप्शन में वहीं देंगे, पॉसिबली नॉन आयोनाइजिंग में यूवी भी दे सकते हैं। और ऐसे फिर हमको अगर लिविंग टिश्यू के अंदर कुछ चेंजेस है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। फिर तीसरा ये हमने कितने मेथड देखे? एक तो बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी एक गिनो, दूसरा सीटी स्कैन, तीसरा एमआरआई, अब चौथा एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। तो देखो अगर किसी इंसान को कैंसर हो गया, कोई विशिष्ट एक स्पेसिफिक टाइप का उसके अंदर प्रोटीन देखने को मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा, वो प्रोटीन देखने को मिलेगा तो पॉसिबली उसको मारने के लिए एंटीबॉडी भी डेवलप हुए होंगे। तो अगर उसके ब्लड में से या फिर उसके टिश्यू में से हमने एंटीजन लिया और हमारे प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी अगर उसके साथ रिएक्शन करते, इट मीन्स उसको प्रोटीन है, उसको कैंसर है। समझे कि नहीं? तो चौथा तरीका बोलो कौन सा? स्पेसिफिक एंटीबॉडी, कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडी। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यस, पांचवा तरीका वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इसमें ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म में दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसा है। देखो अब बात दरअसल ये है कि तुम्हें पता है कि तुमने ए, बी एंड सी ये टाइप 3 नॉर्मल जीन लिए। लेट्स से इसमें ATG, TAC, TAC। अच्छा, अब तुमको ऑलरेडी पता है कि सर ये तीनों ABC जीन जो है ना वो उसका सीक्वेंस यही होता है, ये तुमको पता है, ऐसा एज्यूम कर लो, है ना, एक ऐसा मान लो। अब हमने करना है वो वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने देखा ना, जिसमें वो प्रोब जो रहते हैं, प्रोब मतलब DNA के स्पेसिफिक टुकड़े, नॉन सीक्वेंस। लेट्स से चलो 5 to 3, 3 to 5 है ना, ऐसा 5 to 3 है। अब मैंने यहाँ पर 3 to 5 ऐसा टुकड़ा रखा। अब मुझे बताओ जीन A इसके साथ चिपकेगा, है कि नहीं? चिपकेगा ना भाई, ए वाला ATG चिपका, B इसके साथ चिपकेगा, C इसके साथ चिपकेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर होता ये है कि जो T है वाला, इसकी जगह पर अगर A आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये चिपकेगा नहीं। तो ये जो, अच्छा अभी मान ही ऐसा लो कि यहाँ पर A आ गया, मतलब लोचा है, तो ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म बोलते हैं ना इसको। ये जो अपने को लाइनिंग दिखती है ना DNA की, तो इसमें वो DNA आपको दिखेगा नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सा जीन नॉर्मल है? ABC में A भी नॉर्मल है और C, यस, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन है कि नहीं कैसे पता चलता है? तो जो ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म में दिखे अपने को, अपने नॉन सीक्वेंस के साथ अगर वो बाइंड हो गया तो जाहिर सी बात है कि हाँ वो नॉर्मल है। अगर बाइंड नहीं हुआ तो ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म पर नहीं अपीयर्ड होगा और वो प्रॉब्लमेटिक होगा। चलो ये हो गया। फिर लास्ट में देख लेते हैं ट्रीटमेंट। तो भाई ट्रीटमेंट कौन कौन सा है देखो, तो इसमें है, एक ट्रीटमेंट है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन थेरापी और तीसरा है इम्यूनोथेरापी। सर्जरी में क्या है, तीनों बोल देता हूँ। सर्जरी में क्या है भाई, अगर ट्यूमर हुई तो ट्यूमर को वहीं से, लेट से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो फिर पूरे ब्रेस्ट को निकाल दो, ये हो गया सर्जरी। फिर ये रेडिएशन थेरापी मीन्स आउट, अगर कहाँ पर ट्यूमर हुई है तो वहाँ पर वहीं साउंड वेव या हाईली फ्रीक्वेंसी वाले मतलब वेव्स उस पर पास करेंगे तो ट्यूमर पूरा टूट जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। एंड द थर्ड वन इज इम्यूनोथेरापी। तो इम्यूनोथेरापी एक केमिकल नहीं दिया है ना, लेकिन इसमें एक नोट कर लो, एंड केमिकल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दिया है। केमिकल में क्या करना है भाई, कीमोथेरापी। आपने सुना कैंसर में कीमोथेरापी। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स, ऐसे ऐसे भयानक, हैजार्डस, खतरनाक। कीमो के अंदर क्या होता है भाई, ऐसे खतरनाक केमिकल इंसान को दिए जाते हैं। आप कहोगे सर क्यों दिए जाते हैं, बेचारा एक तो ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित और उसमें भी ऐसे केमिकल्स क्यों दे रहे, इसीलिए दे रहे
ताकि उसके नॉर्मल तो नॉर्मल, एबनॉर्मल सेल भी मर जाए, इंसान को भूख नहीं लगे, खाना नहीं खाएगा, है ना, फिर वो नॉर्मल एबनॉर्मल सब सेल पर अटैक बोल देगा। खैर वो केमिकल वैसे ही रिसर्च करके प्रिपेयर तो ऐसे ही किए हैं कि इंसान मरे नहीं, बस इतना, मौत को छू के निकल जाएगी, है ना, ऐसा अगर हाई डोज तक उसको दे तो, और देना ज़रूर भी, आपको पता चला क्यों दे रहे हैं, ताकि सारे के सारे एबनॉर्मल जो है वो मर जाए। अब देखो जैसे खेत के अंदर हरी घास काम का घास और बगैर काम का दोनों है। अब तुम्हें पता है कि भाई बगैर काम के जो घास है उसको मारना है तो बेचारा काम का भी जाएगा, भले जाए, वो तो दूसरा उगा लेंगे। नॉर्मल सेल मरे हो तो दूसरे आ जाएंगे, एक बार है बगैर पूरा खेत ही जला दो, समझेगी, बस 2-3 हरे घास रह जाए, मतलब यूँ समझे तो बाल एकदम निकल जाते हैं, इंसान का पूरा पतला हो जाता है, इसलिए हो जाता है। ऐसे ऐसे केमिकल देते जो एबनॉर्मल को नॉर्मल को दोनों को मार देते हैं, समझे कि नहीं। तो ये हो गया केमिकल। फिर इम्यूनोथेरापी वो अलग हो गया। देखो अल्फा इंटरफेरोन, आपने इंटरफेरोन एक जगह पर सुना है, वो अपना यस पीपीसीसी वाले में है ना, फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेल्यूलर साइटोकाइनेसिस, इननेट इम्यूनिटी, जन्मजात। तो उसमें हमने पता है कि इंटरफेरोन जब अपनी बॉडी में हाजिर हो, अगर किसी नॉर्मल सेल को इन्फेक्शन हो गया, लेट्स से नॉर्मल को इन्फेक्शन हो गया, तो ये किसको भेजेगा, इंटरफेरोन को। तो इंटरफेरोन की हाजिरी होगी तो इसको पता चल जाएगा क्या कि अटैक हुआ है, और नेबर बीन अटैक्ड बाय समवन, है ना, ऐसा उसको पता चल जाएगा। तो अब इंसान ने क्या दिमाग लगाया, बोले हो सकता है कि इंसान की इम्यूनिटी डाउन हो इसलिए कैंसर हुआ हो, तो क्या करें, तो बोले इसको अल्फा इंटरफेरोन दे दो, जो कि लैब प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल इंटरफेरोन है ना। जैसे इंटरफेरोन उसकी बॉडी में घुसेड़ दोगे वैसे ही कौन जग जाएगा, उसका इम्यूनिटी एकदम फट से जग जाएगा, और ऐसे कैंसर सेल पर उसका इम्यूनिटी ही अटैक बोल देगा। तो ये 4 तरीके हैं ट्रीटमेंट के। बोलो, पहला सर्जरी, दूसरा रेडिएशन थेरेपी, तीसरा केमिकल्स, जो कि मेन में है नहीं मेंशन किया, एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन किया ना सारी चीज़, चौथा इम्यूनोलॉजिकल जिसमें अल्फा इंटरफेरोन। क्लियर।